एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। मैं अमनप्रीत आज आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम रिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबको पता चल गया होगा कि आपका बिजनेस स्टडी का एग्जाम 22 मार्च को है। आज की वीडियो में मैं मॉडल टेस्ट पेपर को डिस्कस करूंगी। इसके साथ हम अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से रिसेंटली इशू किया गया है। तो जल्दी से अपनी कॉपीज पेन उठा लीजिए और हम वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपके साथ सेक्शन ए जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करूंगी, उसके बाद 2 मार्क्स के, उसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। इस तरह से वन बाय वन हम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, कैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें पूरी की पूरी प्रेपरेशन होगी आपकी कि किस तरह से एग्जाम्स में आपने स्कोर करना है, कैसे आप हाई स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम आज जो ये मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इसकी पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। इस मॉडल टेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वन बाय वन उनके आंसर्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैनेजमेंट इज, अब इसमें क्या है, हमने अंडरस्टैंड करना है इसके मीनिंग को। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है। अब अकॉर्डिंग टू मॉडल टेस्ट पेपर आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे उन्होंने। ठीक है, तो उसमें अगर मैं आंसर की बात करूं तो इसका आंसर है एन इनएग्जैक्ट साइंस। अब इसका क्या मतलब है, इनएग्जैक्ट साइंस क्यों है ये? देखिए, मैनेजमेंट में रूल्स या प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो होते हैं लेकिन इतने स्ट्रिक्टली और रिजिडली नहीं फॉलो होते। इनको क्या है, हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ये इनएग्जैक्ट साइंस है। सेकेंड क्वेश्चन है, एज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हेनरी फ्योल कंसंट्रेटेड ऑन जर्नल मैनेजमेंट। 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली अगर इसका आंसर देखें तो इसका आंसर है बी, जर्नल मैनेजमेंट। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज एसोसिएटेड है अपने वर्क से रिलेटेड, टास्क से रिलेटेड, वो क्या है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ काम को करते हैं। तो बेसिकली जो हेनरी फ्योल है वो यही कहते हैं कि हमने क्या है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली मैनेज करना है, कॉर्पोरेशन के साथ वर्क करना है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड जो भी हमारे टास्क है हम उनके साथ एसोसिएटेड हैं, तभी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकेंगे। आगे है हमारा थर्ड क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ये इसका आंसर फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, ठीक है, फिर डायरेक्टिंग होगी, देन कंट्रोलिंग। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे फंक्शंस या जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो चलता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है फंक्शन, सारे फंक्शंस क्या है, इंटर रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, इफ मोर देन वन बॉस इज गिवन ऑर्डर टू एन एम्प्लॉय देन व्हिच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ए, यूनिटी ऑफ कमांड। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने यूनिटी ऑफ कमांड में क्या रीड किया है, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है वन बॉस, ठीक है, उसकी सभी जो इंस्ट्रक्शंस है वो बाकी जो एम्प्लॉइज हैं वो फॉलो करते हैं। लेकिन अगर क्या है कि मोर देन वन बॉस, अगर यहाँ पे 2 बॉस होंगे तो एक बॉस अपनी कहेगा, दूसरा बॉस जो है वो अपनी कहेगा, तो जो एम्प्लॉइज हैं वो किसकी बात मानेंगे? तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आ जाएगा, उनको कंफ्यूजन हो जाएगी कि काम को कैसे करना है, क्योंकि दोनों बॉसेस का अपना अपना आईक्यू होगा, अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ वो समझाएंगे भी और वर्क भी देंगे। ठीक है, तो इससे क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड हमें ये कहता है कि वन बॉस वन डायरेक्शन, ठीक है, कि एक ही कमांड आएगी, सभी एम्प्लॉइज उसी को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन लिबरल रूल्स। ये फॉल्स आएगा। जहां पे वर्ड साइंटिफिक आ गया वहां पे लिबरल वर्ड जो है वो उसके साथ मैच नहीं करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, जहां पे क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, मतलब वहां पे प्रिंसिपल्स और जो रूल्स है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है व्हेन
was न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? सीधा सा ही इसका जो आंसर है वो है जुलाई 1991। ठीक है, इसको आपने एज इट इज याद करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीमोनेटाइजेशन इज नॉट हेल्पफुल इन चेकिंग द सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट करेंसी। अब काउंटरफीट करेंसी क्या है? डुप्लीकेट करेंसी। डीमोनेटाइजेशन का क्या मतलब है कि जो भी पुरानी करेंसी है वो बंद हो जाती है, उसकी जगह पे न्यू करेंसी इश्यू हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो डुप्लीकेट करेंसी है उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाती है। हमारे इंडिया में भी डीमोनेटाइजेशन हुई थी जब जो पुराने नोट्स है वो सारे बंद हो गए थे। ठीक है, उसकी वैल्यू जीरो हो गई थी और नई करेंसी नए पैटर्न और नए कलर्स के साथ इशू हुई थी। आपको पता ही है, जैसे आपने देखा ये 2000 का नोट है, 500 का है, इवन 20 का है, 10 का है एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स है, क्योंकि जो डीमोनेटाइजेशन है वो हेल्प करती है कि चेक करने में सर्कुलेशन ऑफ जो हमारी डुप्लीकेट करेंसी है उसके लिए, लेकिन यहाँ पे हेडिंग क्या है? नॉट हेल्पफुल, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्लानिंग? इसमें जो आपका आंसर दिया गया है वो सी बोथ है, मतलब मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी साथ में लिख दिए हैं। ए यूनिवर्सल एंड बी इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि प्लानिंग जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बारी उस प्रोसेस में जैसे स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम सपोज कोई भी काम करते हैं तो प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग कर ली, काम शुरू हो गया, देन प्लानिंग खत्म, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और यूनिवर्सल मतलब इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड एट एवरीवेयर, जहां पे कोई भी काम है, चाहे हमारे घर का कोई फंक्शन क्यों ना हो, चाहे हमने कहीं पे जाना ही क्यों ना हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का वर्क हो। ठीक है, चाहे लेवल छोटा है चाहे बड़ा है, हर एक लेवल पे प्लानिंग जो है वो चलती है। ठीक है, प्लानिंग के साथ ही सभी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज हाई? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो तरह का है, फंक्शनल एंड डिविजनल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं मॉड्यूलस पेपर में, ठीक है, तो उसमें इसका आंसर है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न है, जैसे जिसमें एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया कि अगर हम ये डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें तो डिविजनल स्ट्रक्चर में ये होता है कि हर एक डिवीजन, हर एक जो एक मतलब सेपरेट एक सेक्शन बना हुआ है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने टास्क, ठीक है, अपनी ड्यूटीज होती हैं। हर एक डिवीजन में क्या है, वर्क जो है वो सेपरेट होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि जो उसकी कॉस्ट भी है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या है? ए डिविजनल स्ट्रक्चर, इसकी कॉस्ट क्या है? हाई है। 10th क्वेश्चन इज, इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? सिंपली ऑर्गेनाइजेशन जिसमें क्या है कि जो अपवर्ड्स जो जितने भी हमारे जैसे बॉस हैं, ठीक है, या मैनेजर है, उनको सबॉर्डिनेट्स जो है वो क्या है? आंसरेबल होते हैं। ठीक है, तो मतलब जहां पे वर्ड फॉर्मल आ गया, इट मींस वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज जो है वो क्या है? सीक्वेंस में होती है, प्रोसेस में होती है। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप जो भी एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म होती हैं। हर एक बंदा जो है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने काम को लेके, अपने टास्क को लेके, जो भी उसका बॉस उसको असाइन करता है। तो इसमें इसका आंसर ट्रू आएगा कि यस, इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर formal organization. Next question, which of the following is a negative process? इसका आंसर होगा डी, सिलेक्शन। क्योंकि जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, रिक्रूटमेंट में नंबर ऑफ जो सीवीज होते हैं, ये रिज्यूमेस होते हैं, उनको हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को हम इनवाइट करते हैं। तो जब सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन में क्या होता है? एलिमिनेशन होती है उन सीवीज की या उन रिज्यूमेस की, उन कैंडिडेट्स की जो हमारी जॉब के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होते। तो सिलेक्शन में हम बेस्ट टू बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, तो जो बाकी रह जाते हैं उनके लिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसीलिए ये एक
नेगेटिव प्रोसेस है। हमारा 12th क्वेश्चन है डेलीगेशन इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ द सबऑर्डिनेट। यस, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या है अपने सबऑर्डिनेट को टास्क देते हैं काम करने के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं कि यस ये पर्टिकुलर वर्क जो है वो आपने करना है, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसमें क्या है कि इसका वर्कलोड जो है सबऑर्डिनेट का वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज 13 क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिंग इज टू। इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा वो डी ऑल ऑफ द अबव आएगा। इसमें मैंने ऑप्शंस लिख दिए हुए हैं। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, मेंटेन डिसिप्लिन एंड एनफोर्स कंट्रोल। क्योंकि डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो इसमें एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है। वो कैसे कि हम एक जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, बॉस है वो अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है कि काम को कैसे करना है। तो अगर ये चीज होगी तो इसमें क्या है उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। देन डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू कमांड ऑफ द बॉस सभी एम्प्लॉयज जो है वो वर्क करेंगे। देन एनफोर्स कंट्रोल, कंट्रोलिंग भी रहेगी। तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शंस होंगे वो आ जाएंगे इसमें। तो डी में आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, आपने इसको लिख देना है। उसके बाद है 14th क्वेश्चन, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्रिएट डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। एग्जिस्टिंग स्टाफ कौन सा स्टाफ है? जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है। तो अगर हम क्या करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट करते हैं उस टाइम पे अगर हम एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू या एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं वर्क के लिए, तो देन क्या है जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं स्टाफ या वर्क कर रहा है या एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक हम ये कह सकते हैं कि डिससैटिस्फैक्शन आ जाती है कि हम भी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते थे। जैसे सपोज अगर एक पर्सन जो है वो असिस्टेंट मैनेजर की जॉब पे है, ठीक है, तो लेकिन मैनेजर की पोस्ट खाली है, उसके लिए हमने बाहर से किसी को मतलब कैंडिडेट को बुला लिया, ठीक है, उसकी इंटरव्यू ली या उसको हमने रख लिया। तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होगा उसके मन में थोड़ा सा ये आ जाएगा कि मैं भी तो हो सकता था मैनेजर, या मुझे भी तो उस पोस्ट के लिए रखा जा सकता था, तो लाइक दिस, ठीक है। तो उनके लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन हो जाती है। तो इसका आंसर रहेगा ट्रू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट लेवल नीड्स इन द हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स गिवन बाय मास्लो। इसका आंसर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जैसे हमने ये एक मास्लो पिरामिड पढ़ा है ना, सबसे पहले क्या आता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, देन लव एंड अफेक्शन, देन एस्टीम नीड्स, देन सबसे ऊपर हमारा आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें क्या है पर्सनल ग्रोथ और पोटेंशियल आ जाता है, जिसमें हर एक लेवल पे आके ना एम्प्लॉय जो है वो ये सोचता है कि अब हमारी जो है वो ग्रोथ हो, ठीक है, जैसे प्रमोशन हो या फिर हमारे में इतना पोटेंशियल हो कि हम यस, अगर वो उसने सोचा हुआ कि इन फ्यूचर मैंने इस प्लेस पे पहुंचना है तो देन ही विल बी ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो उसकी ये नीड जो है वो राइज होती है। ये सबसे हाईएस्ट हायरार्की में, ह्यूमन नीड की हायरार्की में सबसे हाईएस्ट लेवल की नीड है। तो इसका आंसर आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। 17th क्वेश्चन है इन कम्युनिकेशन नॉइस रेफर्स टू अ वेरी लाउड साउंड। इसका आंसर रहेगा ट्रू। मॉडल टेस्ट पेपर में इसमें गलती से फॉल्स लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या बोला गया है, इन कम्युनिकेशन नॉइस रेफर्स टू अ वेरी लाउड साउंड। अगर बहुत ज्यादा लाउड साउंड होगा तो हमारे ईयर्स के लिए वो सही नहीं होगा, ठीक है, तो हमें भी सुनने में जो है वो प्रॉब्लम आएगी। तो कम्युनिकेशन में होता भी यही है कि अगर सपोज एक सेंडर जो है वो ज्यादा ही लाउड आवाज में कुछ बता रहा है, जैसे सपोज लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं, ठीक है, जब बहुत ज्यादा लाउड साउंड होता है तो उसमें भी सुनने में दिक्कत आती है, हमें क्लियरली पता नहीं चलता कि एक्चुअल में मैसेज क्या दे रहा है वो सेंडर, ठीक है, तो क्या है वो नॉइज क्रिएट होती है।
तो इसमें क्या आएगा कि कम्युनिकेशन में नॉइस जो है वो वेरी लाउड साउंड जो है वो हो सकता है, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। तो इसका आंसर ट्रू आएगा। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन इज प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग इज डायरेक्शनलेस विदाउट प्लानिंग। इट मीन्स दैट आंसर में है सी बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली रिलेटेड, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट। ये सही है, क्योंकि जब तक हम किसी भी एक्शन लेने से पहले प्लानिंग नहीं करते तो उसको हम कंट्रोल भी कैसे करेंगे। तो क्या है कि अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो कंट्रोलिंग भी कैसे होगी। मतलब कोई भी अगर काम है उसको करने के लिए अगर हम पहले प्लानिंग करेंगे कि उस काम को कैसे करना है, किस तरीके से किया जाएगा, कौन पर्सन वो पर्टिकुलर वर्क करेगा, तो तभी हम क्या है एट द एंड कंट्रोलिंग कर पाएंगे, जिसमें हम फीडबैक भी कह सकते हैं कि एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर टास्क दिया या हमने प्लानिंग करी कि हमारे एम्प्लॉयज ने ये वर्क करना है। उसके बाद क्या है कि हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो कंट्रोलिंग है वो इफेक्टिव है या नहीं। तो वो किससे पता चलेगा? फीडबैक से। तो ये लास्ट हमारा जो पॉइंट आ जाता है कंट्रोलिंग का वो। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर जो प्लानिंग है वो कंट्रोलिंग के बिना मीनिंगलेस है, और कंट्रोलिंग जो है वो क्या है? डायरेक्शनलेस है विदाउट प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग में हम क्या करते हैं? एक डायरेक्शन लेते हैं कि किस तरीके से काम को किया जाएगा, सो दैट कि जो हमारा एक डिजायर्ड गोल है वो अचीव हो। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ। ठीक है। उसके बाद 19th क्वेश्चन है एक्शन इज द एसेंस ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे एसेंस का मतलब है बेसिस, या हम एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है। तो एक्शन क्या है? एक्शन इज द बेसिस ऑफ कंट्रोल या एलिमेंट ऑफ कंट्रोल। तो इसका हमने आंसर यहाँ पे लिखा है ट्रू। तो इसका आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि कोई भी काम करना है, ठीक है जी, तो जब हम उस पर्टिकुलर वर्क को करते हैं एट द एंड हम ये चेक करते हैं कि क्या वो जो हमने वर्क किया है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो उसके लिए क्या है? कंट्रोलिंग जरूरी है। तो एक्शन क्या है? एक्शन इज द एसेंस ऑफ कंट्रोल, तो देन इट इज ट्रू। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन इज नोन एज अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ मैनेजमेंट के फंक्शंस की। ठीक है। तो अगर मैं प्लानिंग से स्टार्ट करूं तो प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे क्या है? इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। या फिर हम ये नहीं कह सकते कि पहले हमने कोऑर्डिनेशन कर ली बाद में प्लानिंग कर लेंगे। नहीं, प्लानिंग होगी तभी हम क्या है डायरेक्शन करेंगे, देन कोऑर्डिनेशन होगी। ठीक है। हम अपने स्टाफ में कोऑर्डिनेशन करेंगे, बनाएंगे, देन क्या है कंट्रोलिंग होगी, हमें पता होगा, फीडबैक लेंगे एम्प्लॉइज की कि कैसे उन्होंने वर्क किया है। तो ये सारी चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएंगी, और क्या है कि हम एक प्रॉपर वे से एक प्रोसेस में ये सारा वर्क करेंगे। तो अगर इन सभी फंक्शंस में क्या है कोऑर्डिनेशन होगी, तभी हम ये कह सकते हैं कि जो भी एक्टिविटीज हैं उनको हम प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रॉपरली अचीव हो सकते हैं या हो गए हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जो कोऑर्डिनेशन है उसको हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हैं, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कोऑर्डिनेशन इज अ ग्रुप एफर्ट टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एम्प्लॉयज जो है एक कॉमन गोल की तरफ अपने एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक है। एक मैनेजमेंट जो है उनको ये डायरेक्शन देती है कि हमने जो है इतने परसेंटेज तक प्रॉफिटेबिलिटी लेके जानी है। तो उसके लिए सभी एम्प्लॉयज जो है वो कोऑर्डिनेट होके सभी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। ये नहीं है कि जो एक डिपार्टमेंट है, जैसे सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अगर वो क्या है रिक्वायर्ड फाइनेंस जो है एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए इशू नहीं करेगा। ठीक है। सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेगा रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, तो देन रॉ मटेरियल कैसे आएगा?
तो अगर रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो बाकी एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म होंगी, हम फिनिश प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, अगर वो नहीं बनेगा तो देन जो हमने अचीव करना है टारगेट वो कैसे होगा। ठीक है, तो क्या है, हर एक एक्टिविटी को क्या है, कोऑर्डिनेट करके चलना है। तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली यही है ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट में अगर हम क्या है कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे या एक दूसरे के साथ मिलके काम नहीं करेंगे तो हमारा कॉमन गोल जो है वो अचीव नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे सही लिखा है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एक ग्रुप एफर्ट है एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो उसका आंसर आएगा ट्रू। 22nd क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या वर्किंग कैपिटल के लिए हम जो डिसीजंस लेते हैं, मतलब जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, जैसे बिल्स रिसीवेबल हो गए, कैश और डेट के लेवल्स हो गए, हमने वो चेक करना है, या हमने क्या है अपनी जो रूटीन बेसिस पे जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं उसके लिए हमें कितना डेट या कितना कैश चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी हमारे डिसीजंस हैं वो इसमें आएंगे। ठीक है, तो वो चीज हम इसमें इंक्लूड करेंगे, इसलिए इसका आंसर रहेगा बी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। 23rd question is, if an enterprise has sufficient cash flow then it prefer to obtain more debt. Yes, it is also true. क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास sufficient cash flow है तो then क्या है कि हम लोन वगैरह जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है कि वो कुछ परसेंटेज के ऊपर लोन जो है वो ले सकते हैं, उसको रीपे कर सकते हैं, तो देन क्या है कंपनी जो है वो क्या है डेट लेगी। अगर हमारे पास कैश फ्लो ही नहीं होगा, हमारे पास कैश ही नहीं होगा, तो देन हम क्या है प्रेफर करेंगे कैपिटल। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ट्रू, कि जो एक एंटरप्राइज है अगर उसके पास सफिशिएंट कैश फ्लो है, कैश है, तो देन वो क्या है डेट की तरफ मूव हो सकता है। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेटिंग अप सेबी वाज टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये इसका आंसर जो है वो फॉल्स रहेगा। क्यों? क्योंकि जो सेबी है ये क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कोई हमारी इकोनॉमी का प्रमोटर नहीं है, ये पर्टिकुलर क्या है एक्सचेंज बोर्ड है जिसमें सिक्योरिटीज सेल होती हैं या उनको बाय किया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन, अ कंपनी वांट टू रेज कैपिटल बाय इशू इक्विटी शेयर वर्थ ₹1000 crore, from which market will it raise funds? इसका आंसर रहेगा ए, प्राइमरी मार्केट, क्योंकि इसमें ही आईपीओज होते हैं। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, क्योंकि क्या है कि जो हमारी इकोनॉमी है या हमारी गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली प्रेफर करती है कि हमारी जो कैपिटल है या हम जो शेयर्स वगैरह जो भी इशू करेंगे वो हम अपने इंडिया से मतलब पहले इशू करवाएंगे, अपनी कैपिटल जो है वो रेज करेंगे फ्रॉम द इंडियन मार्केट, ना कि हम फॉरेन से जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स से डेट लेंगे या उनसे पैसा रेज करेंगे। तो प्राइमरी मार्केट इसका आंसर आएगा जिसमें हम आईपीओस जो है उनको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 26th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग comes to an end as soon as the product is sold. कहते हैं कि मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोडक्ट की सेलिंग के साथ ही खत्म हो जाता है, ये गलत है, इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग का जो प्रोसेस है बेसिकली या मार्केटिंग जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि हमने प्रोडक्ट लिया या उसको बेचा देन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। ये बेसिकली क्या है, एक ऐसा मार्केटिंग एक चैनल है जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, पब्लिक रिलेशंस बिल्ड करते हैं सो दैट जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ के रहें, कस्टमर लॉयल्टी इसमें आ जाती है। ठीक है, कस्टमर को अगर हम अपने साथ जोड़ के रखेंगे तभी क्या है कि हम भी ग्रो कर पाएंगे। तो मार्केटिंग का कंसेप्ट ये नहीं है कि एक बार प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, उसको बेचा और बात खत्म। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन इज, बाटा अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली to the consumer through its showroom. This is an example of which of the following? इसका आंसर रहेगा डी, जीरो लेवल चैनल, क्योंकि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं ना उसमें होलसेलर, रिसेलर्स, रिटेलर्स या फिर एजेंट्स वगैरह आ जाते हैं। तो वो क्या है, वो एक
चेन बनती है, उस चेन में पर्टिकुलर प्रोडक्ट मूव होता है, देन वो एंड यूजर तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि बाटा जो है वो खुद एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो डायरेक्टली अपने शोरूम से सेल कर रही है प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर को, तो वहां पे कोई भी चैनल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो लेवल चैनल। ठीक है, क्या हो रहा है, सीधा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर या कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंच रहा है, तो इसमें कोई भी एजेंट नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जा रहा है, तो इसका आंसर रहेगा डी, जीरो लेवल चैनल। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन इज पैकेजिंग इज नोन एज साइलेंट सेल्समैन। तो इसका आंसर रहेगा ट्रू, क्योंकि पैकेजिंग जो होती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वही प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, इंट्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसमें ही पैकेजिंग में ही हमें ये पता होता है, पैकेजिंग देख के ही हम एक्चुअल में ये अंदाजा लगाते हैं कि प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे होंगे, प्रोडक्ट का यूसेज कैसा होगा, क्योंकि उसमें सारी लेबलिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो इसको एज अ साइलेंट सेल्समैन का नाम दिया है, तो इट इज ट्रू। Next 29th question is a consumer purchased washing machine which caused an electric shock while being used. Which of the following rights can that consumer exercise? कि अगर क्या है, उसने वॉशिंग मशीन ली है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, तो किस राइट के अंडर वो अपनी कंप्लेंट जो है वो लिखा सकता है। तो इसमें बेसिकली आएगा राइट टू सेफ्टी, कि मतलब उसके पास ये राइट है कि वो मतलब कैसे सेफ हो सकता है उस पर्टिकुलर जो भी उसके साथ डेंजरस एक्ट हुआ है उसके लिए। तो जैसे क्या है कि कंज्यूमर जो है अपनी कंज्यूमर एसोसिएशन या लोकल कोर्ट में जाके अगेंस्ट दिस राइट अपनी जो भी कंप्लेंट है उसको लिखवा सकता है। जिससे 30th क्वेश्चन इज अ कंज्यूमर कैन फाइल अ कंज्यूमर कंप्लेंट डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि क्या है कि कंज्यूमर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाएगा, उसको क्या है बेसिकली पहले लोकल कोर्ट में जाना चाहिए। जैसे कंज्यूमर एसोसिएशंस बनी है, मैंने पहले भी बताया, वहां पे अपनी कंप्लेंट जो है वो लिखवानी चाहिए। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के जो मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास जाना चाहिए। अगर तब भी सुनवाई ना हो, ठीक है, एप्लीकेशन उसने दी हुई है, तब भी उसका कोई रिस्पॉन्स ना आए, देन ही कैन मूव टुवर्ड द सुप्रीम कोर्ट। अदरवाइज क्या है, उसको चैनलाइज वे से जो है अपनी कंप्लेंट जो है वो लिखवानी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। थैंक यू।